हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदिकाल के कुछ क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन रचनाओं को कितने भागों में बांटा। आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन रचनाओं का जो वर्गीकरण किया है अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में, उसमें आदिकालीन रचनाओं को कितने वर्गों में बांटा है। तो देखिए, आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन जो रचनाएं हैं उनको दो वर्गों में बांटा है। एक तो अपभ्रंश और दूसरा देशभाषा काव्य। रासो साहित्य को भी उन्होंने देशभाषा काव्य के अंतर्गत ही रखा है। जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनको उन्होंने धर्म से संबंधित मानते हुए उनको साहित्य में लेने से इनकार किया है। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकालीन रचनाओं को दो भागों में बांटा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश को क्या कहा है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो भाषा उस समय प्रचलित थी उसको, जिसको अपभ्रंश कहते हैं, उसको उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में क्या नाम दिया है, क्या कहा है, किस प्रकार से उसका उल्लेख किया है। भ्रष्ट भाषा, देश भाषा, भूत भाषा या लोक भाषा। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश भाषा को क्या कहा है, तो उन्होंने इसको देश भाषा नाम दिया है। महापुराण में कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। ये महापुराण जो रचना है ये पुष्यदंत की है। पुष्यदंत ने इस रचना में कितने महापुरुषों का चरित्र वर्णित किया है, ये आपको बताना है। इसका एक दूसरा नाम भी है जो इसकी संख्या को बताता है, उसी को हम महापुराण कहते हैं। तो महापुराण नामक पुष्यदंत की इस रचना में 63 महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। तो इसीलिए इसको 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। महापुराण को ही 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। धम्म परीक्षा किसके द्वारा रचित है। धम्म परीक्षा जो है ये किसके द्वारा रचित ग्रंथ है या पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है धम्म परीक्षा। इसमें नाम दिए हुए हैं, पहला है चतुर्मुख, दूसरा धनपाल, तीसरा हरिशेन, चौथा पुष्पदंत। तो धम्म परीक्षा किसके द्वारा रचित है। धम्म परीक्षा जो पुस्तक है ये हरिशेन द्वारा रचित पुस्तक मानी जाती है। और इसी में इन्होंने अपभ्रंश के 3 प्रमुख कवियों का उल्लेख किया था, जिसमें स्वयंभू, पुष्यदंत और चतुर्मुख का नाम आता है। धम्म परीक्षा किसके द्वारा रचित है, ये हरिशेन द्वारा रचित पुस्तक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है, पहला उपदेश रसायन रास, भरतेश्वर बाहुबली रास दूसरा है, तीसरा है बुद्धि रास, चौथा है नेमिनाथ रास। इन चारों में जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, ये आपको बताना है। तो उपदेश रसायन रास यही आपका जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और 1114 ईस्वी का ये ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि द्वारा रचित उपदेश रसायन रास जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और इसका समय है 1114 ईस्वी। आइए देखते हैं आगे। नेमिनाथ चौपाई किसकी रचना है। ऑप्शन देखते हैं, पहला धर्मसूरि, दूसरा जिनदत्त सूरि, तीसरा राजशेखर सूरि, चौथा है विनयचंद्र सूरि। नेमिनाथ चौपाई जो जैन काव्य परंपरा की रचना है ये किसके द्वारा रचित है। नेमिनाथ चौपाई में ही 12 मासा का चौपाई छंद में पहली बार वर्णन मिलता है। 12 मासा का चौपाई छंद में वर्णन जो है नेमिनाथ चौपाई में ही
पाया जाता है। तो नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार हैं विनय चंद सूरी। विनय चंद सूरी नेमिनाथ चौपाई के रचनाकार हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह का चित्रण किस ग्रंथ में है? ऑप्शन है नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ रास, नेमिनाथ फागु, नेमिनाथ चौपाई, नेमिनाथ चरित। इन चारों में से नेमिनाथ और राजुल के विवाह का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में पाया जाता है? तो नेमिनाथ और राजुल के विवाह का जो वर्णन है वो नेमिनाथ फागु नामक रचना में पाया जाता है। नेमिनाथ फागु नामक रचना में पाया जाता है और जिसके रचनाकार हैं राजशेखर सूरी। राजशेखर सूरी द्वारा रचित इस रचना में नेमिनाथ और राजुल के विवाह का वर्णन पाया जाता है। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं मुनि सुमति गणी। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी की रचना है। नेमिनाथ चौपाई अभी आपने देखा विनय चंद्र सूरी की रचना है और नेमिनाथ चरित ऐसे ही ऑप्शन में दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। वसंत विलास नामक रचना में कितने छंद हैं? वसंत विलास या बसंत विलास फागु भी इसको कहा जाता है। ये एक श्रृंगारिक रचना है, तो इसमें कितने छंद पाए जाते हैं और इसके रचनाकार का नाम ज्ञात नहीं है। ऑप्शन है 48, 84, 83, 38। तो इस बसंत विलास नामक रचना में 84 छंद हैं। 84 छंदों की ये एक छोटी सी रचना है। आइए आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? आचार्य शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में गोरखनाथ का समय क्या माना है? ऑप्शन है 845 ईस्वी, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय क्या माना है ये आपको बताना है। राहुल सांकृत्यायन जी ने 845 ईस्वी गोरखनाथ का समय माना है और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 11वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय माना है और 9वीं शताब्दी माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बचा है 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी आचार्य शुक्ल ने गोरखनाथ का समय माना है और इसी को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी स्वीकार किया है। आइए आगे देखते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को उन्हीं के द्वारा रचित माना है? ऑप्शन है पहला 16, दूसरा है 14, तीसरा है 12, चौथा ऑप्शन है 18। इनमें से डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रामाणिक माना है? तो इन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को ही उनके द्वारा रचित माना है और गोरखनाथ के ग्रंथों को इन्होंने गोरखवाणी नामक ग्रंथ में संपादित भी किया है। अगला प्रश्न है पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? आदिकाल में पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है चरपटनाथ, दूसरा ऑप्शन है चौरंगीनाथ, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है जलंधरनाथ। इन चारों में से पूरन भगत के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था ये आपको बताना है। तो पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध होने वाले कवि हैं चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ को ही पूरन भगत के नाम से जाना जाता है और ये गोरखनाथ के शिष्य थे। आइए आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ किसे माना है? तो ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है बीसल देव रासो, तीसरा है हम्मीर रासो, चौथा है खुमाण रासो। तो आचार्य शुक्ल ने बीसल देव रासो को वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ माना है, जिसमें वीर रस कुछ ही छंदों में पाया जाता है, अधिकतर इसमें श्रृंगार रस ही
की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है, किस शब्द से मानी है? पहला ऑप्शन है रास, दूसरा रासक, तीसरा रसायन, चौथा राजसूय। तो द्विवेदी जी ने रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। रास शब्द से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की व्युत्पत्ति मानी है। रसायन से आचार्य शुक्ल ने मानी है, जबकि राजसूय से गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। आगे देखते हैं, चंद-बरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? चंद-बरदाई को किस छंद का विशेषज्ञ माना जाता है? चंद-बरदाई ने अपने पृथ्वीराज रासों में लगभग 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, जिसमें इनको किस छंद का विशेषज्ञ माना गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है छप्पर, दूसरा तोमर, तीसरा कबित, चौथा है त्रोटक। तो चंद-बरदाई को छप्पर का विशेषज्ञ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने माना? ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन चारों विद्वानों में से पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने माना है? तो पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य मानने वाले हैं बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य की संज्ञा दी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने माना है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामकुमार वर्मा। तो विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो अपभ्रंश भाषा में कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? तो अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, जिसमें से है दोहा, पदड़िया और गेय पदबंध। ये 3 बंध अपभ्रंश भाषा में पाए जाते हैं। दोहा जो ये दूहा के नाम से प्रचलित था, उसी प्रकार पदड़िया जो है चौपाई के प्रकार का एक छंद है जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, और गेय। तो ये 3 प्रकार के बंध अपभ्रंश भाषा में पाए जाते थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना? ऑप्शन है बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि और किसी ने नहीं बल्कि रामकुमार वर्मा जी ने ही माना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार किसने कहा? ऑप्शन है माता प्रसाद गुप्त, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह। तो अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहने वाले, कवियों का कवि या कवियों का राजकुमार कहने वाले हैं डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने ही इनको कवियों का राजकुमार कहा है। आइए देखते हैं अगला और अंतिम प्रश्न, मुनि जिन विजय ने पृथ्वीराज रासो को माना? मुनि जिन विजय ने पृथ्वीराज रासो को माना है क्या? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, जाली। तो इन चारों में से मुनि जिन विजय ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? तो पृथ्वीराज रासो को मुनि जिन विजय ने अर्धप्रामाणिक माना है। प्रामाणिक मानने वाले
विद्वानों में प्रमुख हैं श्याम सुंदर दास। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी विजय इत्यादि हैं। और अप्रामाणिक मानने वालों में आचार्य शुक्ल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तो आज यहीं तक। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे और आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर आपको महत्वपूर्ण लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिए तो आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। धन्यवाद।